ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ये डिस्टेंस आर रहा इन मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर जिसके सरफेस पर चार्ज था। ये रेडियस कैपिटल आर। अब इस रेडियस से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर का मतलब वेरिएबल डिस्टेंस, यानी कि जो भी हम पी पॉइंट ले रहे थे वो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में ले रहे थे। स्मॉल आर कभी आउटसाइड हो सकता है, कभी एट द सरफेस। जब एट द सरफेस होगा इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कभी इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, इट मीन्स दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज वेरिएबल, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर इक्वल टू आर। अब आप लोग बताएंगे कि इस रीजन में आर इक्वल टू आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, You don't listen me. Very good. बोलिएगा नहीं, कहीं एनर्जी खत्म हो गई तो बोलने में फिर से खाना पड़ जाएगा। अरे मैं तुम्ही लोग से बात कर रहा हूं। हेलो, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, किसको किसको समझ नहीं आ रहा है, रेज द हैंड। यथार्थ के ए अपॉन समथिंग स्क्वायर। बहुत दयनीय स्थिति है भाई। मीन्स कि इस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप बताइए ये रीजन किसके अंदर आता है, ये रीजन इनसाइड द स्फीयर आता है, और इनसाइड द स्फीयर के लिए साक्षात हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। स्फीयर के अंदर ये रीजन पूरा, ये किसके अंदर आ रहा है, स्फीयर के अंदर आ रहा है, ये स्फीयर के अंदर आ रहा है ना, इतना दूर, ये डिस्टेंस ही है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके अंदर आ रहा है, स्फीयर के। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो सीधी सी बात है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब बताओ, ये पॉइंट अब स्फीयर के बाहर, अब यहाँ से यहाँ तक तो जीरो हो गया। अब इसके बाहर, यहाँ के बाद, कैपिटल आर के बाद तो स्फीयर के बाहर हो जाएगा। तो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। हम वेट कर रहे हैं आपका, आप कब तक जवाब देते हैं। 1/4 pi epsilon naught q by r square। 1/4 pi epsilon naught q upon r square। इसका मतलब
हम लिखवाए हैं साक्षात वहां पर 1/r²। कॉपी भी कभी कभी देख लिया करो। आउटसाइड द स्फीयर के लिए रिलेशन लिखवाया हमने, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब स्फीयर के इस पॉइंट के बाहर इसका ये रिलेशन होगा, यानी कि ये रिलेशन क्या देता है, ये कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। भाई ये हाइपरबोलिक इक्वेशन, ये रिलेशन देता है हाइपरबोलिक, हाइपरबोला का ये है साइन, ओ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हमने एक तरफ ही रिप्रेजेंट कर दिया, इधर भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोई जरूरत नहीं। तो E/r1/r²। तो इसमें आप लोग ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से, डिस्टेंस बढ़ता गया, यहाँ पर ये डिस्टेंस आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना आ गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आगे चलते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आउटसाइड द स्फीयर का रिलेशन है। और ये ग्राफ पूछता कैसे है, ये इतना बड़ा सा नहीं बनाता है, केवल ऐसे बना देगा। ऐसे बनाता है ये ग्राफ, इधर E रहेगा, इधर R, तो बगल में ऐसे भी बना लीजिएगा आप, ऐसे बनाता है ग्राफ। समझ रहे हैं ना? तो ये भी बना लीजिएगा, ये समझने के लिए है और ये एग्जाम में आने के लिए। एग्जाम में वैसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। देख लो आप लोग, ये यहाँ और फिर ये ऐसे, ये यहाँ फिर ये ऐसे। यहाँ का मतलब ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल r/r²। ये न्यूटन पर कूलम मीटर। डन। सर एक मिनट, जल्दी करिए। मीन्स नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। देन द फर्स्ट पॉइंट, point outside the sphere, point outside the sphere। स्फीयर आपकी बार वॉल्यूम में, यानी कि सॉलिड स्फीयर मींस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहां पर सॉलिड स्फीयर भी लिख लो, सॉलिड स्फीयर। तो इसके वॉल्यूम में चार्ज होगा, क्योंकि मटेरियल कहाँ है आपकी बार, वॉल्यूम में है। लाइक दिस, मान लेते हैं चार्ज इसके पास Q है टोटल, ये सेंटर है, ये रेडियस इसका कैपिटल R है, और जो पॉइंट है वो पॉइंट P आउटसाइड है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लाइक दिस। अब उसके बाद से इस पर फील्ड का डायरेक्शन दीजिए आउटवर्ड,
अब उसके बाद से एलिमेंटल एरिया लीजिए लाइक दिस। अब उसके बाद से उस एलिमेंटल एरिया पर नॉर्मल एरिया, नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करिए लाइक दिस। यानी कि देखो किसी भी स्फीयर के सरफेस पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करना है, उसके सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करना है तो उसके रेडियस को ही आगे बढ़ा दो। यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज ऑलवेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट द नॉर्मली। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑलवेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस नॉर्मली, यानी कि ये खुद ही नॉर्मली इंसिडेंट होता है या इमर्ज होता है, बाहर निकलता है। तो ये रेडियस था ही, ये रेडियस था ही, इसी को आगे बढ़ा दिया, उस सरफेस एरिया का नॉर्मल रिप्रेजेंट करेगा एन कैप। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? एनीवन कैन स्पीक। भाई ये सो रहे हैं क्या? 0। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं या सुपर इम्पोज करते हैं, इट मींस दैट द एंगल बिटवीन देम विल बी 0। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फ्लक्स क्या जानते हैं? shown in the diagram, electric flux for elemental area dA, d phi is equal to E dA cos 0, यानी कि 0 is the angle between E and dA, यानी कि थीटा इक्वल टू 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मीन्स d phi इक्वल टू E dA। अब इंटीग्रेशन फॉर होल सरफेस, तो इंटीग्रेशन अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये इंटीग्रेशन d phi का इंटीग्रेशन phi और dA का इंटीग्रेशन a, और a इसका इमेजिनरी सरफेस का एरिया, और एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। इट मींस दैट वी कैन राइट E 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक जल्दी आइए, डू फास्ट। मीन्स अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या है? फाई इक्वल टू, भाई ये देख रहे हैं कि ये पूरा सरफेस इसको इंक्लोज कर रहा है, जितने भी फील्ड लाइंस आएंगी उन सबको ये क्लोज कर लेगा। इट मींस दैट टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वेशन सेकेंड। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फाई एंड फाई, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड्स विल बी आल्सो इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सब लोग सो रहे हो जैसे मैं कथा बाच रहा हूँ? हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं तो पता चले कि पंडित जी की तरह हम कथा कह रहे हैं, आप लोग सोते रहो, नींद भी अच्छी आ जाए। स्वयं हो सकता है सो गया हो, कुछ नहीं बोलता है स्वयं। आज तक कॉल पे भी कह रहा था कि मैं सो जाऊं। सही में सो रहे हो क्या?
सर। यस सर, हो गया। वेरी गुड। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ अभी। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट कुछ नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट मीन्स स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यहीं पर पुटअप कर देना है आंसर। तो सेकेंड पॉइंट लिखो बी। ए पॉइंट ऑन द surface of the sphere, surface of the sphere, सरफेस पर, सरफेस पर क्या होगा? तो सरफेस पर वही पुरानी बात है, अब तो कोई जरूरत नहीं अब, यानी कि सरफेस पर पॉइंट है और सरफेस के अंदर चार्ज है, तो सरफेस से अगर क्लोज कर देंगे लाइक दिस, रेडियस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, उसी तरह से होगा। बस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। उसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होता था, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक। और उसमें क्या आया था, डेंसिटी के फॉर्म में? बताओ, डायरेक्ट करते हैं डेंसिटी के फॉर्म में। अब कोई बोलेगा ही नहीं। रो सर, रो आर कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3ε0 स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये सही है कैंसिल, यानी E इक्वल टू रो आर अपॉन 3ε0। ये जल्दी करिए, लास्ट पॉइंट इसका बता देते हैं। अभी कितना टाइम है? सर, हो गया।
नाउ लास्ट पॉइंट, और ये सारा जितना बताए हैं ये आज ही डिराइव करके और हमको सेंड करना है रात में, ठीक, बिल्कुल बिना लापरवाही के रफ पे करेंगे आप लोग। मतलब फेयर में तो किए ही होंगे, अभी कर ही रहे होंगे, रफ पे खुद से करेंगे, पढ़ेंगे, फिर अपने से खुद से करेंगे। तो देखो अब की बार पॉइंट हमने, यानी कि सी पॉइंट, इफ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक, तो पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो देखो ए पॉइंट हमने पी यहां पर लिया, मान लो हम तो इनसाइड कहीं पर भी ले सकते हैं, हमारा मन है यहां पर लेने का। ये डिस्टेंस स्मॉल आर, और हमने इसको क्लोज कर लिया। अब ये बताओ, क्लोज किया, एक दूसरा स्फीयर बना, तो क्या इस स्फीयर के अंदर चार्ज है कि नहीं है? है सर, है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस, यानी कि जितना बड़े वाले स्फीयर के अंदर है उतना नहीं है ना, कम क्वांटिटी में है। बड़े वाले स्फीयर का चार्ज कैपिटल क्यू था। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इस स्फीयर के पास, इस छोटे वाले स्फीयर जो हमने अपने से इमेजिनरी स्फीयर बनाया हुआ है, उसने क्यू डैश चार्ज स्टोर किया अपने अंदर। तो उसी क्यू डैश चार्ज की वजह से यहाँ पर फ्लक्स होगा ना, क्योंकि इसी स्फीयर की वजह से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहला काम, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन हो गया ई। दूसरा काम कि यहाँ पर एलिमेंटल एरिया डीए। तीसरा काम कि इस पर नॉर्मल वेक्टर एन कैप, ठीक। ये बात किसी को दिख रहा है या समझ में आ रही है कि नहीं? I asked something. हेलो, ये बात किसी को देते हैं क्यू डैश, इस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं क्यू डैश, और ये स्मॉल आर डिस्टेंस। अब देखो इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, और जो एरिया लिया जाता है वो पहले स्टार्टिंग में एलिमेंटल एरिया के लिए फ्लक्स निकाला जाता है। तो एलिमेंटल एरिया डीए ले लिए, इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर अलोंग द फील्ड ही होगा, क्योंकि रेडियस से ज्वाइन हो रहा है फील्ड। तो ये हो गया आपका एन कैप। इसमें किसी को अभी तक डाउट हो तो बता सकता है, थोड़ा फास्ट बोलिए क्योंकि वेट करना पड़ता है। नहीं सर, कोई डाउट। हाँ देखो, ऑफलाइन क्लासेज है, इसमें क्या है ना कि जब भी हम कोई भी चीज पूछे तो उसका जवाब फास्ट दो आप लोग, क्योंकि टाइम जैसे जितना ही लेट करोगे टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा, इसलिए फास्ट देने की कोशिश करो। अब देखो इसके लिए फिर वही पुरानी बात है, shown in the diagram, electric flux for elemental area dA। तो dA से फ्लक्स क्या होगा, फिर से यही देख रहे हैं, एरिया वेक्टर एंड E के बीच एंगल 0 है। इट मीन्स दैट d फाई इक्वल टू E dA cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स दैट
डी फाई इक्वल टू ई डी ए होगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, ई और डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है। फिर वही पुरानी बातें, इसका एरिया कितने के बराबर होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, फिर से वही पुरानी बात है। अब देखो इसने कितने, हमने अंदर वाले चार्ज को क्या माना, क्यू डैश, यानी कि ये वाला सरफेस चार्ज कितना इंक्लोज किया, क्यू डैश, यानी कि फाई इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज बाय द दिस सरफेस क्यू डैश है, तो फाई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश तो हमने माना हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी आगे चल करके, अभी लेके चलते हैं। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब ये सब हो गया है कंप्लीट, डू इट फास्ट। तो फिर से वही पुरानी बात है, क्यू डैश यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू
इसको अपॉन में लेते आएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ। अब यहां से हमें क्यू डैश की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। क्यू डैश, तो देखो सबसे पहले तो मान लेते हैं ये डेंसिटी, जो टोटल चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो। अब आप लोग हमें बताओगे, ये हालांकि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कि टोटल स्फीयर की चार्ज डेंसिटी और इस छोटे वाले स्फीयर की चार्ज डेंसिटी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेम होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नहीं, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमने बताया था, ऐसे भी मास डेंसिटी के फॉर्म में बताया था कि अगर कोई बॉडी है, यूनिफॉर्मली मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये बॉडी है, इसमें यूनिफॉर्मली मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका छोटा सा पार्ट यहां से कट कर लेंगे, तो जो इस बड़ी बॉडी का डेंसिटी होगा वही छोटे सी बॉडी का भी डेंसिटी होगा, बिकॉज डेंसिटी, मास डेंसिटी रिप्रेजेंट मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको देखा जाता है। भाई मास कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हुआ, इसलिए रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। बट फॉर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट उसी तरह यहां पर भी है, ये पूरे वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी रो माना, तो इसका ये इस स्फीयर के अंदर भी जो चार्ज डेंसिटी होगा वो रो के इक्वल ही होगा, चार्ज डेंसिटी नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने बताया यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, ये याद रखिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू पूरे के लिए, तो पूरे का चार्ज कितना है क्यू, पूरे का वॉल्यूम कितना है, बड़े वाले का पूरा का ये वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू, अब छोटे वाले का, छोटे वाले की भी डेंसिटी सेम होगी, चार्ज कितना क्यू डैश, इसकी वॉल्यूम कितना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, दिस से दिस कैंसिल, इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, यानी क्यू डैश इक्वल टू, यहां पर देखो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर क्यू, सॉरी आर क्यू, ये आर क्यू को इधर कर दें, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, तो इतना आ गया। देयरफॉर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q डैश की वैल्यू इतना रख देंगे, तो क्या हो जाएगा Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, नीचे आर स्क्वायर था, ये आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब आर। जल्दी यहां तक लिखिए, डू इट फास्ट। सर हो गया। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट वैल्यू Q, कांस्टेंट वैल्यू आर क्यू, कांस्टेंट वैल्यू रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट E is proportional to small r। यहां पर E is proportional to small r because small r is variable value. It means that electric field intensity depends on a small r inside the sphere. हो गया भाई? यस सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इसको हमने, जैसे कि सभी को हमने चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको भी चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो चार्ज डेंसिटी अभी अभी तो हम पढ़े हैं, चार्ज डेंसिटी क्या हुआ करता था, रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो Q इक्वल टू
Q इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर E इक्वल टू, अब यहां पर फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हो जाएगा। Q की जगह पर इतना रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर स्मॉल आर, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, मीन्स E इक्वल टू रो 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 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 3 भी है, 3 एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से भी देखो रो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। डू इट फास्ट। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे कल, लेकिन अभी टॉपिक डालिए कि हमें याद रहेगा। अब इसका जैसे हम लोग नॉन कंडक्टिंग के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, सॉरी कंडक्टिंग के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, वैसे ही नॉन कंडक्टिंग के लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। डन? यस सर, हो गया। Then write next topic. यहाँ पर लिख लो between E and R, और ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे।